हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए जीके जीएस का सेट 13 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा चुका है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट क्या है, 13 है, जिसमें हम लोग पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। जिन्होंने अब तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले प्रश्न को ही देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या है कि राज्यसभा को हम अस्थाई सदन क्यों कहते हैं, क्यों अस्थाई है, क्यों भंग नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इसके उत्तर को कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। आप सब जो हमारी क्लासेस को लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें अब तक ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि हमारी क्लास में एक्सप्लेनेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है, पूछता है RS में डिनोट करूँगी राज्यसभा को, ठीक है। आप लोग को इससे पहले एक और फैक्ट बता दूँ, जैसे याद होगा मैंने ट्रिक बताया था, सरला सरला स से क्या होगा तो संसद, स से क्या हो जाएगा संसद, जो कि आर्टिकल 79 में। र से क्या हो जाएगा राज्यसभा RS, जो कि आर्टिकल 80 में। ला से क्या हो जाएगा लोकसभा, जो कि आर्टिकल 81 में है। यानी कि 79, 80 और 81 इन तीनों आर्टिकल्स को आपकी जुबान पे याद होने चाहिए। अब इसमें से हम आर्टिकल किसकी बात कर रहे हैं, RS यानी कि आर्टिकल 80 की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की। तो अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो इस राज्यसभा के हर 2 साल बाद कितने सदस्य, 1/3, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यही बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कितने साल बाद। बहुत बच्चों को 2/3 ऐसे 2/3 लिखा रहता है, टिक कर देते हैं। नहीं, हर 2 साल बाद 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। इसी और इस बदलते रहते हैं हर 2 साल बाद ये सदस्य, इसीलिए सदन कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में 245 है, लेकिन अधिकतम कितने 250 हो सकते हैं। इनमें से 228 सदस्य कहाँ से, केंद्र, राज्य और केंद्र से, यानी कि स्टेट और यूटी से आते हैं। 12 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। और कौन करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब कहते हैं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जो भारत में आपातकाल कब घोषित हुआ था, 1962 में, 1962 में, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अब तक कितनी बार भारत में आपातकाल लगाया जा चुका है। तो देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर, फुल डेट याद रखिए, 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया था। और क्योंकि 62 में ही चाइना युद्ध हुआ था। यह घोषणा भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। इस युद्ध में चीनी सेना ने भारत पर हमला किया था और इस आपातकाल को 10 जनवरी 1968 को ख़त्म किया गया था। देख लीजिए 62 में लगा, 68 में ख़त्म हुआ था। कितना लंबा चला था यह आपातकाल। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो भारत में अब तक 3 बार, कितनी बार, 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम एक प्रश्न के माध्यम से इतना एक्सप्लेन करते हैं उस प्रश्न को कि उस प्रश्न से संबंधित आपके लिए मतलब कुछ भी बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता। देखिए जो हम क्लासेज यहाँ दे रहे हैं इससे बेहतर क्लासेज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और वो भी सारी मटेरियल हमारे कैसे, फ्री। आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, सारे मटेरियल फ्री मिलते हैं। पेड से भी बेहतर क्लासेज आपको दी जाती हैं यहाँ पे। तो देखिए अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है, 3 बार। पहला 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लगा था, जो कि भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा आपातकाल कब लगा, तो यह 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 के बीच लगा था, यानी कि 71 से 77 तक चला था दूसरा आपातकाल। तीसरा आपातकाल देखिए 25 जून 75 से 1975 से लेकर के 21 मार्च 77 तक चला था। 3 बार भारत में आपातकाल लग चुका है। और ये है तीनों आपातकाल कब कब लगे हैं, मैंने
पूरी डेट यहाँ पर आपको दे दी है ताकि कभी किसी भी एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। आइए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, कब अपना लिया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को क्या कर लिया, अंगीकृत कर लिया। इसीलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना लिया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पूछे जाते हैं कि कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनाने में टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। अब देखिए इतनी ही लाइन से मैं आपको कितने क्वेश्चंस गिनवाती हूँ। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, ये एक क्वेश्चन बन गया। ये कब लागू हुआ, दूसरा क्वेश्चन बन गया। कितने दिन में बनके तैयार हुआ, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, चौथा क्वेश्चन। और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, 5वां। ठीक है, और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में। यानी कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 6 प्रश्न यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से करवाए गए हैं। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। यानी कि सीधी सी बात पूछ रहा है कि मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है। तो बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, यूएस से जिसे कहा जाता है। अमेरिका के संविधान या यूएसए के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं। आइए पूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं मूल अधिकारों के। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि एक तो पहला ही प्रश्न बन गया, कहाँ से, तो अमेरिका से लिया है। ठीक है, और ये अधिकार भारतीय संविधान के कहाँ पे है, भाग 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान मूल अधिकार कहाँ पे है। तो भारतीय संविधान का जो कौन सा भाग है, भाग 3 है, पार्ट 3 में है। अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल 12 से 35 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय, बहुत बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। इसको देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना गया है, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक लिखा रहता है, कहीं प्रहरी लिखा रहता है, कन्फ्यूज मत होइए। प्रश्न बने कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अब देखिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मौलिक अधिकार थे ये। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। भाई एक कहाँ गया, एक कम कहाँ हो गया, कितने हैं मौलिक अधिकार, तो 6 हैं वर्तमान में। पहले कितने, 7 थे, एक गया कहाँ, तो आइए समझते एक कहाँ गया। संपत्ति के अधिकार, जो 7वां निकाला गया वो संपत्ति का अधिकार था। उसको 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसी के जरिए मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। यानी कि प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के जरिए कब हुआ, 1978 में इसको हटा दिया गया था। आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। यानी कि यदि प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो कितने समय के अंदर हमें भर ले, नया राष्ट्रपति ला देना चाहिए, तो 6 माह के भीतर। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि 6 माह के अंदर ला देना चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। भाई ठीक है, 6 माह के अंदर तो भरना चाहिए। ये आर्टिकल पूछा गया कि किस आर्टिकल के थ्रू, कौन सा आर्टिकल कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। तो आर्टिकल कौन सा, 62 यानी कि 62 का सब क्लॉज 2 जो है यह कहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर भारत का राष्ट्रपति का पद खाली हो तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर कराना जरूरी होता है। अगर इस अवधि के अंदर चुनाव नहीं हो पाता तो क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, देखिए राष्ट्रपति के पद खाली होने पर
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों पद, मान लीजिए संयोग से राष्ट्र प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली है, तब कौन काम करेगा राष्ट्रपति के तौर पे? तब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज होता है यानी कि CJI, ठीक है, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वे राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ये भी ये हायरार्की पूछी गई, इसलिए मैंने लिखा कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के अंदर आर्टिकल 62 कहता है कि चुनाव हो जाना चाहिए। तो पहले तो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट नहीं तो उनकी जगह पे कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली है तब राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करते हैं? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वे काम करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, हम एक्सप्लेनेशन इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 5-6 प्रश्नों को करवा दिया जाए, ताकि आप मतलब कहीं से कुछ भी प्रश्न बने BPSC, अगर जो आपका TRE 4.0 है, यहाँ पे कहीं से भी प्रश्न बने, आप एक भी प्रश्न हमारी क्लास से बाहर न जाने पाए, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि कौन से संशोधन के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? 82वां, 83वां, 84वां या 86वां? बात करें आंसर की तो हमारा डी होगा। वो भी कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। बहुत बार यही प्रश्न पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। देखते हैं, भारतीय संविधान का 86वां संशोधन 12 दिसंबर 2002 को लागू हुआ और इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में कई बदलाव हुए। देखते हैं कौन सा बदलाव हुआ। कह रहे संविधान के अनुच्छेद 51A में नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बहुत ही बार ही पूछा गया कि नया मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया इसको 51A। इस कर्तव्य के मुताबिक माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा यह डेट ही पूछ लेता है, 6 से 14 कितने माह? 6 से 14 वर्ष, कहीं कहीं ऐसे लिख देता है 7 से 14, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। इसीलिए आपको स्पष्ट याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों को शिक्षा कैसी? निःशुल्क और अनिवार्य देनी है। 86वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। कह रहे हैं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा कैसा है? मैंने ऊपर ही बताया कि राज्यसभा जो है क्या है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन, ये कभी क्या होता है? भंग नहीं होता। हर 2 साल बाद, हर ईयर लिखे, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर क्या हो जाता है? इनके 1/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं, इसीलिए अस्थाई सदन। लेकिन इसके सदस्य जो होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। हालांकि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह सदन कभी खाली नहीं होता, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था काफ़ी अच्छे से। आइए देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? यानी कि किसे फोर्थ पिलर या फोर्थ स्टेट कहा जाता है? प्रेस को। किसे कहा जाता है? प्रेस को, मीडिया को। आइए देख लेते हैं। भारत में प्रेस के अधिकार संविधान का अनुच्छेद किसमें है? यह इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। किसमें है? 19(1) के सब क्लॉज ए में है। कहाँ पे? 19(1) के सब क्लॉज ए में है क्या? प्रेस दिया गया है, प्रेस की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके तहत जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर या किस मौलिक अधिकार में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो 19A में दी गई है। 19(1) में दी गई है प्रेस, ठीक है। और यहीं पे जो है क्या है? फ्रीडम टू स्पीच की बात की गई है। 9वां प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि जो प्रथम VP वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट सबको याद होगा, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि क्या रहे थे? पेशे से शिक्षक रहे थे, याद रखिएगा। पूछता है कि कौन सा ऐसा वाइस प्रेसिडेंट है जो शिक्षक रहा है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 10वां प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? कौन सी प्रणाली है? तो यहाँ पे प्रणाली कौन सी है? संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है।
अब आइए देखते हैं इस संसदीय प्रणाली है क्या, इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, पूछता है एक संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का जो भी कौन सा मॉडल है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली, अब जाते कुछ बातें क्या है कि देखिए, भारत में संसद 2 सदनों से मिलकर बना हुआ है। संसद किससे? 2 सदन। कौन कौन से? एक तो RS प्लस LS यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के क्या बना हुआ है? संसद बना हुआ है। ठीक है, संसद किस में? आर्टिकल 79 में, ये 80 में है और लोकसभा 81 में। मैं बार बार क्यों रिवीजन करवा रही हूँ? ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। अब देखिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा और ये सदन ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश में भी 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या है? हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। अब देखिए, भारत में प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन्हें लोकसभा में बहुमत दल का नेता, जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। कई बार प्रश्न पूछा गया प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। आइए देखते हैं अब कि भारत के संविधान में जनता के चुने प्रतिनिधि के हाथों में धन पर अधिकार निहित है। ठीक है, अब आगे इम्पॉर्टेंट लाइन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन? तो आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला फैक्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखिए यहाँ पे कितने प्रश्न बने कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, PM की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। उसके बाद पूछता है आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद से एक और प्रश्न बनता है राष्ट्रपति का, और ये प्रश्न जो है PCS, जितने भी PCS है ना स्टेट के, सब में बना हुआ है और बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कि PM की नियुक्ति होती है कि निर्वाचन होता है कि मनोनीत किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। देखिए ये दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत सिंपल, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत बार बनता है। तो याद रखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती, ना तो मनोनीत किए जाते हैं प्रधानमंत्री, ना ही निर्वाचित किए जाते हैं, बल्कि क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? सीधी सी बात कह रहा है क्वेश्चन कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और पहली कैबिनेट हुई, गठित हुआ था, उस समय विदेश मामले, जो फॉरेन के अफेयर्स हैं, जो विदेश मंत्रालय थे वो, और राष्ट्रमंडल संबंध, ये किसके अधीन थे? जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय क्या थे? PM थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय क्या थे? गृह मंत्री थे। गृह मंत्रालय था इनके पास। उसके प्लस ये क्या, इन्हें भारत का एकीकरण करने के लिए इन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है। भारत का विस्मार्क कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अब बचता कौन है भाई? उस समय PM। अभी किसके अधीन? तो कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंध किसके अधीन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? भाई कहाँ पे साइमन कमीशन, भारत गठित कब होता है? इसका गठन कई बार पूछा गया। साइमन कमीशन का गठन कब होता है? तो 1927 कहाँ पे होता है? तो ब्रिटेन यानी कि लंदन में, ब्रिटेन में इसका गठन होता है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो कब भारत आता है? यह लिख रही हूँ, फरवरी, 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पे आता है? तो बम्बई आता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए, कहाँ पे आया? बम्बई है, ये भी पूछा गया। कब आया? 1928 में, ये भी पूछा गया। गठन कब हुआ था? तो 1927 में लंदन में, ये भी पूछा गया। इसीलिए मैं सारे फैक्ट आपको बताते चलेंगे। तो अगर साइमन कमीशन की सिफारिशें कहाँ पर रखी गई हैं, शामिल की गई हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में उसकी सिफारिशों को शामिल किया गया है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, इस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित किया। तो कौन सा अधिनियम है? देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्लेमेंटो
रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंटो रिफॉर्म को ही सुधार कहा जाता है, तो पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसे? 1909 को। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। तो ऑप्शन हमारा पी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न है नए राज्य, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 क्या है 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए राज्य के निर्माण या राज्य की नाम में परिवर्तन, या तो कोई नया राज्य बनाना हो या कोई राज्य हो उसका नाम बदल करके दूसरा नाम रखना हो, ठीक है, उसके लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। आंसर कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर है, पहली अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। अब समझते हैं। देखिए, भारत के संविधान में नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में बदलाव के लिए पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। याद रखिएगा, पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा हुआ है। इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, या आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। भारत के मौलिक अधिकारों को, जो कि कहाँ से 12 से, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए। देखिए, पॉलिटी की जो थियरी की क्लास लगेगी उसमें एक एक चीज़, जितने संविधान संशोधन है, जितने मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द वो भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो बात करें कि मौलिक अधिकारों को बारे में कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के दौरान ही उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ना ही उन्हें प्रेसिडेंट निलंबित कर सकते हैं, ना ही उन्हें प्रधानमंत्री निलंबित कर सकते हैं अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। और कौन आपातकाल के दौरान कौन करेंगे? उन्हें प्रेसिडेंट निलंबित करते हैं। क्यों करते हैं, आइए पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, इस चीज़ को, आपातकाल को ही समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई। कितने? 3 तरह की। कौन? राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। बात करें राष्ट्रीय आपात, जिसे अनुच्छेद क्या कहा जाता है? 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। कई बार पूछा गया है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। कहाँ पे लगाया जाता है यह? तो राज्यों में लगाया जाता है। कब? अनुच्छेद 356। और वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगा है अब तक। अब देखिए, जान लेते हैं आपातकाल से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग किस में? 18 में है भाई। आपातकाल प्रश्न पूछा गया है कि आपातकाल कहाँ पे है, तो भाग 18 में, भारतीय संविधान में जो भाग 18 है उसमें 3 प्रकार के जो आपातकाल है, अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात, ये तीनों कहाँ पे भाग 18 में दिए गए हैं। इन तीनों तरह के आपातकालों के बारे में जानकारी देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, ये जान लीजिए। राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य हमला, जो बाहरी आक्रमण होता है, या सशस्त्र विद्रोह। प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद 352 को यानी कि राष्ट्रीय आपात क्यों कब लगाया जाता है, तो युद्ध हो जाए, कोई देश हमला कर दे, बाहरी हमला हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए की वजह से देश या उसके किसी हिस्से को गंभीर खतरा होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसकी घोषणा कौन? राष्ट्रपति करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक, आइए अब समझते हैं राष्ट्रपति शासन को। राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, कन्फर्म कर लीजिए, जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति शासन या 356 क्यों लगता है? जब उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाता है। संवैधानिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। उस समय राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की बात की गई। आइए अब देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल, इस दौरान राष्ट्रपति सरकारी अधिकारियों के वेतन को कम कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति सरकारी अधिकारियों के कर्मचारियों को कम कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? वित्तीय आपातकाल के दौरान। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की गई, लेकिन एडिशनल फैक्ट ये है कि भारत में अभी तक 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी पॉलिटी की इम्पोर्टेंट क्लास। और आप लोग अगर क्लास सीरियस एस्पिरेंट है तो आप लोगों को क्लास पता चल रहा होगा देख करके कि कितनी सब कुछ फ्री में और कितना ही बढ़िया से आपको बताया जा रहा है सब कुछ। तो क्लास को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, लाइक करते रहिए वीडियो को।
में अगर क्लास आप लोगों को सचमुच आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ रिलेवेंट क्लास है, इससे हम TRE 4.0 को पास कर सकते हैं, तो आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।